नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला की और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रस्तावना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। हम उन्हीं को लेकर चर्चा कर रहे हैं साथियों। आपका प्रेम और आपका विश्वास और आपका प्यार सदैव यूं ही बनाए रखिएगा। और जो भी हमारे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है कि कक्षा पूरी लें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही आपसे बनाए गए हैं, पूछे गए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। और आपके लिए आगामी परीक्षाओं में राम बाण आपके लिए सीरीज साबित होगी साथियों। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करने के साथ साथ टू द पॉइंट जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं साथियों। चलिए, प्रस्तावना से संबंधित अगले जो हमारे जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले साथियों पहला प्रश्न है, कुल मिलाकर क्रम संख्या के अनुसार पांचवा होगा। भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्द से अगर हम बात करें तात्पर्य, या हम भारत लोग से क्या तात्पर्य है साथियों। तो सबसे पहली चीज़ ये पूछना चाह रहा है कि हम भारत के लोग शब्द का जो प्रस्तावना में अर्थ लिया गया है, प्रस्तावना में अर्थ बताया गया है, वह क्या है साथियों। तो सबसे पहली चीज चारों ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है तीसरा। और चौथा है संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। कौन सा सही उत्तर होगा साथियों? सबसे पहले आप अपना उत्तर दर्ज कर लीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। जिन्होंने चुना है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। साथियों, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों के साथ होती है और प्रस्तावना के अंतिम शब्द हैं अंगीकृत करते हैं, अधिनियम, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन शब्दों के साथ प्रस्तावना समाप्त होती है और शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों के साथ। हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ होता है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, या हम बात करें भारतीय जनता संप्रभु है, भारतीय जनता सर्वोच्च है, शासन करने की अंतिम शक्ति जनता के पास है साथियों। या हम बात करें संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। हम भारत के लोग शब्दों के ये चार अर्थ आपके सामने मुख्य रूप से हैं। भारतीय जनता सर्वोच्च है, भारतीय जनता संप्रभु है, शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, या हम बात करें संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है। ये चारों ही शब्द आपके अगर आए, चारों ही सही उत्तर होंगे हम भारत के लोग शब्द के संदर्भ में। ये चार आपके हम बात करें उत्तर होते हैं, या चार अर्थ प्रयोग में लिए जाते हैं साथियों मुख्य रूप से। तो सबसे पहली चीज, आपका ये पहला प्रश्न क्लियर हो चुका है साथियों। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय अगर हम बात करें प्रस्तावना में संशोधन जो है आपका वो किस वर्ष हुआ साथियों। सही उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1992। सही उत्तर है 1976। जी हाँ साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। हम बात करें अगला जो है संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978, लेकिन प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार संशोधन हुआ है। केवल एक बार संशोधन हुआ है, और जो एक बार संशोधन हुआ वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के साथ हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि इनके जो वर्ष होते हैं वो कौन सा होता है। देखिए साथियों, इसको याद रखने का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। मैंने पहले भी कहा 4 + 2, 42 में क्या होगा 4 + 2 = 6, और 4 + 4 =
8। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो सबसे पहली चीज तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वो केवल एक बार हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ। यानी कि हम बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, या पूरा 42वां संविधान संशोधन जो आता वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुआ था साथियों, पूरे संविधान के अंदर। इस संविधान 42वें संविधान संशोधन को अगर हम बात करें मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत ही व्यापक संशोधन किए थे। लगभग हम बात करें हर दूसरे भाग में यहाँ से हम बात करें या हर भाग में हम कह सकते हैं यहाँ से संशोधन किए गए थे साथियों। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। और पहला शब्द आपका जो है वो है पंथ निरपेक्ष, दूसरा शब्द समाजवाद, और तीसरा शब्द था अखंडता। एकता के बाद में अपन ने साथ में जोड़ा था अखंडता। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है 3 नए शब्द हमने जोड़े 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा साथियों। तो यहाँ से इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो रीट 2018 का था। अब तक हम जितने भी प्रश्नों की बात कर रहे हैं सबसे पहले रीट में आए हुए प्रश्नों की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जब भी रीट का एग्जाम हुआ है प्रत्येक पेपर में एक प्रस्तावना से प्रश्न जरूर आया है। अर्थात टीचर भर्ती की जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं वो तय मान के चलें कि एक प्रश्न उनके आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? अर्थात सीधे तौर पे पूछ रहा है कि भाई पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कहाँ है? मौलिक अधिकारों में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, प्रस्तावना में है, और इनमें से सभी में है। यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था, जिसे हमने बाद में जोड़ा है, उसका उल्लेख कहाँ कहाँ है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, या इनमें से सभी में। पहला ऑप्शन मूल अधिकार, दूसरा नीति निर्देशक तत्व, तीसरा प्रस्तावना, चौथा इनमें से सभी। सही उत्तर बताइए साथियों। और आपका सही उत्तर है साथियों बिल्कुल प्रस्तावना। अभी मैंने आपको बताया था आपके सामने जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। यानी कि प्रस्तावना में सबसे पहले हमें याद रखना है अब तक एक बार संशोधन हुआ है। हम बात करें अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। वापस याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नए शब्द जोड़े गए। और सबसे पहला ही शब्द कौन सा था? हमने पढ़ा जो पंथ निरपेक्ष शब्द था। और दूसरा शब्द कौन सा था? समाजवाद, यानी कि समाजवादी, समाजवाद। और तीसरा शब्द कौन सा था? अखंडता। तीसरा शब्द कौन सा था साथियों? अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए और ये शब्द बाद में कहाँ जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो सीधे तौर पे हमारा उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना होगा साथियों। तो आपके सामने 2012 रीट तक के प्रश्न आपके आ चुके हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न साथियों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कॉलेज लेक्चरर 2016 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहली चीज़ तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्या पूछ रहा है, सही है या सही नहीं है। तो सही है। सही कौन सा है? उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, उद्देशिका संविधान का भाग है। और चौथा ऑप्शन, उद्देशिका का गौण महत्व है। चारों प्रश्नों को आप चारों विकल्पों को आप एक बार वापस देखिए। पहला विकल्प है विकल्प ए, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। विकल्प बी, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। विकल्प सी, उद्देशिका संविधान का भाग है। विकल्प डी, उद्देशिका का गौण महत्व है।
साथियों इसका सही उत्तर अगर हम बात करें सबसे पहले तो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। यह आप सभी को पता है, बेरुबारी जो आपका वाद था 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान संदर्भ में उद्देशिका संविधान का भाग है, आपके सामने केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973, इस वाद का जो निर्णय है 24 अप्रैल 1973 को आता है। निर्णय नोट कर लीजिए, कई बार पूछ ले जाता है। 24 अप्रैल 1973 को ये निर्णय आता है। तो 24 अप्रैल 1973 को हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसी कारण जैसा संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, वैसे ही प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति, हम बात करें प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी या संसद को प्राप्त है। अर्थात हम बात करें संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो उसके मूलभूत ढांचे के विरुद्ध हो, मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाता हो, मूलभूत ढांचे के प्रतिकूल हो। यानी कि प्रस्तावना और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए हम बात करें यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर मूलभूत ढांचे को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है साथियों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मूलभूत ढांचे की संकल्पना भी केशवानंद भारती वाद में आई 1973 में। तो पहली बार कब स्वीकार किया गया, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कब स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो याद रखिए साथियों 1973 एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 24 अप्रैल 1973 को यह स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हिस्सा है या भाग है साथियों। तो यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें उद्देशिका का गौण महत्व है, जी नहीं, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वर्तमान में किया जा सकता है। पहले जब भाग नहीं था तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में जब भाग है तो आपके सामने संशोधन किया जा सकता है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, उद्देशिका संविधान का भाग है, हिस्सा है साथियों। जो भी हमारे नए मित्र हैं उन सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही में शेयर की जरूर कीजिए अपने सभी साथियों को साथ, क्योंकि यही हमारा मनोबल बढ़ाता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो आपके सामने यहां पर जो ये बात पूछ रहा है वो कह रहा है कि साहब प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं बताई गई हैं उनमें से कौन सी स्वतंत्रता यहां पर नहीं है। तो साथियों सबसे पहली चीज तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ये पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन विचार, दूसरा ऑप्शन विश्वास, तीसरा ऑप्शन नैतिकता और चौथा ऑप्शन उपासना। तो हम यहाँ से इसका सही उत्तर देंगे साथियों, और इसका सही उत्तर क्या है साथियों, आपके सामने क्या नहीं होगा, इसका आप चयन कीजिए। मैं सीधे तौर पे आपको स्वतंत्रता के जो हैं वो आपको ये प्रकार याद करने का प्रयास करता हूँ। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली चीज, स्वतंत्रता 5 प्रकार की प्रस्तावना में बताई गई है। और सबसे पहली कौन सी है, देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा, देखिए इसको याद रखने का सही क्रम है। हमारे मन में सबसे पहले क्या आते हैं साथियों, विचार आते हैं, और विचारों को हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जिससे सामने वाले को हमारी बात पर क्या होता है, विश्वास होता है, और उसका विश्वास किस में है, धर्म में है, और वह अपने धर्म के अनुसार क्या करता है, उपासना करता है साथियों। आपके सामने सीधे तौर पे अगर हम बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार है, 5 प्रकार है साथियों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम बात करें क्रम भी यही है साथियों, मेरी एक यही विशेषता है साथियों,
मैं किसी भी अध्ययन सामग्री को क्रमबद्धता के साथ पढ़ाता हूं, चाहे एग्जाम में प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आप उस प्रश्न का उत्तर देने में पूर्णतः सक्षम हो। अगर वो क्रम पूछता है तो आप क्रम का उत्तर देने में सक्षम होंगे। अगर वो किसी अन्य प्रकार से, जैसे ये प्रश्न पूछा कौन सा वर्णन नहीं है, तब भी आप उत्तर देने में सक्षम है। कौन सा प्रस्तावना का प्रकार है, तब भी आप उत्तर दे सकते हैं। और क्रमबद्धता पूछ ले तब भी आप उत्तर दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे अन्य किसी प्रकार से प्रस्तावना के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं, तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों। तो सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आए, विचार। आपने अपने विचारों को क्या किया, अभिव्यक्त, जिससे सामने वाले को क्या हुआ, विश्वास। उसका विश्वास किसमें, धर्म में, और वह अपने धर्म के अनुसार क्या करेगा, उपासना करेगा साथियों। तो यहां पर हम बात करें, विचार भी है, विश्वास भी है और उपासना भी है। कौन सा नहीं है, नैतिकता आपके सामने नहीं है साथियों। तो इसका उत्तर होगा नैतिकता, यानी कि स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। कौन सा नहीं है, नैतिकता। ठीक है साथियों, हमारे यहाँ पर एग्जामिनर हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि मैं इस प्रकार का प्रश्न मैंने पूछा है और आगे एग्जाम में मैं इसी प्रकार का प्रश्न पूछूंगा। आप देखिए रीट में भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था, जबकि 2018 में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे जो है निरंतर पूछे जा रहे हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। समय हो चुका है। आप सभी का जो है प्रेम प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे। आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है, कक्षा को पूरा देखें, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ कक्षा को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथियों, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स हमारे को प्रोत्साहित करते हैं नए नए प्रयोग करने के लिए, नई नई चीज़ें लेकर आने के लिए साथियों। तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई आप जो है कमी ना रखें, अपना प्यार सदैव बनाए रखें और साथ ही में कक्षा को पूरी देखें। सभी प्रश्नों को हो सके तो एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, उसमें लिखते रहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही में मैं आपको ये भी विश्वास दिला सकता हूं कि आपका एक भी प्रश्न संविधान का गलत नहीं होगा, अगर आपने ये पूरी श्रृंखला देखी है तो। अभी तो सिर्फ शुरुआत है साथियों, छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से कक्षा का समय भी बढ़ेगा, आधा घंटा भी होगा, 40 मिनट भी होगा, 50 मिनट भी होगा, एक एक घंटे की कक्षाएं भी आपके लिए लेकर मैं आऊँगा साथियों। लेकिन ये कक्षाएं सिर्फ और सिर्फ इस शुरुआत में आप सभी के लिए प्रायोगिक तौर पे हैं और इसी श्रृंखला को हम निरंतर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रेम अटूट है, विश्वास अटूट है, आपका बना हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली बार नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी तो प्रस्तावना का एक पार्ट और लेकर आएंगे, उसके बाद में हम अन्य जो है भारतीय संविधान के भाग हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए साथियों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।